सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय आज आपसे अधिगम योजना का निर्माण के विषय पर बात करूंगा। अधिगम योजना क्यों हम बनाते हैं, ये क्या है, इसे समझना आवश्यक है। अधिगम योजना इसलिए हम बनाते हैं कि जब हम अधिगम के उद्देश्य तय करते हैं तो अधिगम के उद्देश्य को जमीन पर उतारने के लिए, कक्षाओं में बच्चों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है, शिक्षक को क्या करना है और बच्चों को क्या करना है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सीखने के लिए किस तरह की बातें करने से, किस तरह की योजना बनाने से वह अधिगम अच्छा होगा, इसके बारे में हम जो जो बातें तय करते हैं और जिस रूप में उसे एक के बाद दूसरे को सजाते हैं, यही अधिगम योजना कहलाता है। अधिगम योजना के कई हिस्से हो सकते हैं और अधिगम योजना बनाते समय हमें शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन के तरीके, मूल्यांकन के प्रकार और साथ ही साथ हम शिक्षक प्रशिक्षण आदि और दूसरी सहायक सामग्रियों के बारे में भी हमको ध्यान में रखना होता है। उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके ही हम अधिगम योजना बना सकते हैं और बनाएंगे तो एक अच्छी योजना बन सकती है। अधिगम योजना और पाठ्यक्रम में क्या संबंध है? अधिगम योजना और पाठ्यक्रम में एक बहुत ही अच्छा संबंध है, बड़ा संबंध है, क्योंकि पाठ्यक्रम से हमें मिलता है कि किधर जाना है और कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। पाठ्यक्रम से हमें वह जानकारी मिलती है जो शिक्षा के उद्देश्य और उसकी रूपरेखा और देश समाज की जो दूसरी चिंताएं होती हैं उसके बारे में हम पता करते हैं। उसके बारे में हम पता करते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की वैज्ञानिकता क्या है और इसे किस प्रकार से चलनी चाहिए, मूल्यांकन की वैज्ञानिकता क्या है और इसे किस प्रकार से चलनी चाहिए, और कैसे हम मिल करके एक उन्नत, एक सफल, एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते। तो ये तमाम चीजें, तमाम बातें, अधिगम की जो आवश्यक बातें हैं वह पाठ्यक्रम से हमें मिलती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम के उन मूल तत्वों को समझना आवश्यक होगा और उनको समझ करके फिर हम अधिगम के लिए योजना बनाएंगे और यह योजना दोनों तरफ से बनेगी। बच्चे भी अपने लिए योजनाएं बना सकते हैं और शिक्षक भी अपने लिए योजना बनाते हैं और इन योजनाओं के लिए कुछ चीजें दी हुई रहती हैं और कुछ तरीके शिक्षक और बच्चे आपस में मिल करके अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप उसे बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिगम योजना और सिलेबस में भी एक गहरा संबंध है। सिलेबस पाठ्यक्रम के बाद बनने वाला एक दस्तावेज होता है जिसमें पाठ्यक्रम से निकली हुई विषय वस्तु, कंटेंट जिसको हम कहते हैं, वह कंटेंट उसमें टॉपिक के रूप में, कंटेंट के रूप में सिलेबस में हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, आउटलाइन करते हैं और उसे हम चिन्हित करते हैं और इसके साथ साथ उसको हम कैसे, किस विधि से पढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी शिक्षण की विधियां वहाँ लागू हो सकती हैं, इसके साथ साथ मूल्यांकन की कौन सी विधि हो सकती है, क्या परीक्षा का तरीका हो सकता है, किस तरह की किताबों में, संसाधनों में, किस तरह के पाठ्य पुस्तकों, सहायक सामग्री, पाठ्य सामग्री इसके लिए सहायक हो सकती है, ये तमाम चीजें हमें सिलेबस से मिलती है। तो योजना बनाते समय सिलेबस को ठीक से समझने से हमारी दिशा जो है वो और पिन पॉइंटेड हो जाती है, हमारी दिशा और बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है और हम देख पाते हैं कि हमारी योजना, सटीक योजना कैसे बने। एक शिक्षक के रूप में भी और एक छात्र के रूप में भी, छात्र को भी अपने सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए, अपने सिलेबस की बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और पाठ्यपुस्तक तो बहुत ही आसान और बहुत ही लोकप्रिय वस्तु है जो शिक्षक के हाथ में और बच्चों के हाथ में होती है। बच्चों के हाथ में तो अमूमन देहात के बच्चों के हाथ में तो सिर्फ पाठ्यपुस्तक ही होती हैं, अन्य पुस्तकें तो बिरले ही मिलती हैं। कभी कभी पाठ्यपुस्तक भी समय से नहीं पहुंचती हैं। पाठ्यपुस्तक सिलेबस के आधार पर बनाई जाती है, पाठ्यक्रम के आधार पर बनाई जाती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठों का चयन किया जाता है और पाठ आधारित कई और विषय वस्तु उसमें दिए जाते हैं ताकि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, उन कौशलों को प्राप्त किया जा सके, उन तकनीकों को प्राप्त किया जा सके, व्यक्तित्व के उन पक्षों का विकास किया जा सके। ये तमाम उद्देश्य जो है वह पाठ्यक्रम और सिलेबस से पाठ्यपुस्तक तक पहुंचती हैं। इसलिए पाठ्यपुस्तक अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, पाठ्यपुस्तक निर्भर करता है सिलेबस और पाठ्यक्रम के ऊपर। इस बात को समझने के लिए बार बार सिलेबस और पाठ्यक्रम को हमें समझने की जरूरत होती है। जब
पाठ्यपुस्तक को हम पूरी समग्रता में समझते हैं तो हम उससे अधिक से अधिक क्या सीख ले सकते हैं, एक पाठ्यपुस्तक को अधिकतम उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसकी योजना एक शिक्षक बना सकते हैं और एक छात्र बना सकते हैं। इसलिए अधिगम की योजना, चाहे उसके आधार पे कोई गतिविधि बनानी हो, चाहे उसका उपयोग का क्या तरीका हो सकता है, चाहे उसके अभ्यास का क्या तरीका हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से क्या हो सकता है, सामूहिक रूप से क्या हो सकता है, उसमें दी गई गतिविधियों को अलग अलग प्रकार से कैसे की जा सकती है, विद्यालय में क्या की जा सकती है, घर के अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपने घरों में क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीजें पाठ्यपुस्तक में जो सुझाई गई हैं, इसको कैसे करें, इसकी योजना शिक्षक और बच्चे दोनों आपस में मिलकर कर सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार से मूल्यांकन अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों साथ साथ चलने वाली क्रिया है और मूल्यांकन सिर्फ यह बताने के लिए नहीं है कि बच्चा कहाँ पहुंचा। मूल्यांकन यह भी बताने के लिए है कि हम कैसे बच्चों के सीखने की गति को बढ़ा सकते हैं, कैसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मदद कर सकते हैं, उसको सीखने में कहाँ तक सहायक हो सकते हैं और अंततः वह पूरी तरह से उसके अंदर में एक सीखने के औजार के रूप में, अवयव के रूप में व्यक्तित्व का हिस्सा कैसे बन जाता है। ये तीनों तरह की बातें हम मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। तो इसकी एक योजना बनती है। जब हम इसको एक रिफ्लेक्टिव टूल के रूप तक पहुंच जाते हैं, जब हम अपने मेटाकॉग्निशन को स्वतः हम मूल्यांकन करने लगते हैं और उसको अपना एक स्वाभाविक चरित्र बना लेते हैं और एक स्वतः अपने आप को सुधार करने की प्रक्रिया में हम डाल देते हैं, व्यक्ति के रूप में, समूह के रूप में, तो यह जो योजना, इस तरह की जो योजना है, मुझे लगता है कि अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना है। हम योजना बनाते समय जरूर इस बात का ध्यान रखते हैं, विद्यालय में पाठ्यक्रम, सिलेबस और पाठ्यपुस्तक को नीचे उतारने के लिए हम देखते हैं, इसके क्रियान्वयन के लिए हम देखते हैं, तय करते हैं कि कितने लोग हमारे यहाँ हैं, हमारे आसपास क्या संसाधन है, हमारे विद्यालय में शिक्षक कौन कौन से हैं, किन किन शिक्षकों के पास क्या क्या गुण है, हमारे वर्ग में जो छात्र हैं उन छात्रों के पास कितनी क्षमताएं हैं, उनके अलग अलग गुणों का क्या क्रम है, उनके पास जो तरह तरह के अलग अलग गुण हैं वो क्या क्या हैं और उनसे कैसे लिया जा सकता है। विद्यालय में जो लाइब्रेरी है, ये तमाम चीजें, जो मानवीय संसाधन, जो गाँव में कुछ लोग जानकार लोग हो सकते हैं, ये तमाम संसाधनों, मानवीय संसाधनों को अपने आसपास, अपने विद्यालय में ध्यान में रख करके भी हम सोचते हैं कि हम अपने गति को, अधिगम को कैसे, अपने सीखने की क्रिया को कैसे हम बल दे सकते हैं और कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ विद्यालय में जो भौतिक साधन है, जो लाइब्रेरी है, जो हमारे यहाँ खेलकूद का सामान है, जो संगीत का सामान है, हमारे यहाँ जो प्लेग्राउंड है, हमारे यहाँ जो और स्वच्छता के लिए जो चीजें हम कर सकते हैं, या जो हमारे यहाँ प्रयोगशाला है, या हमारे यहाँ इस तरह की जो भी चीजें उपलब्ध हैं जो हमें सीखने सिखाने में मदद करती हैं, कर सकती हैं, इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण है जब हम अधिगम के लिए योजना बनाते हैं। और अधिगम की एक रणनीति होती है। हमारे पास विद्यालय में टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल पूरे विद्यालय, सभी शिक्षकों और सभी बच्चों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी सुविधा, अपनी समझ, अपनी गति के आधार पर अपना एक टाइम टेबल बना सकता है अध्ययन का, सीखने का। वो अपनी गतिविधि चुन सकता है सीखने के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि अधिगम की जो रणनीति है, वह रणनीति हर बच्चा और हर शिक्षक अपनी आवश्यकता के हिसाब से और सामूहिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी अपना सकता है। बच्चे और शिक्षक दोनों जो लर्निंग स्टाइल जिन्हें हम कहते हैं, जो बच्चों के अपने अपने लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, तो कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खेल कूद, दौड़ भाग करके सीखने वाले होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग समूहों के बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं और उन तरीकों के हिसाब से शिक्षक को भी अपनी योजना एक बनानी होती है और बच्चों को भी अपने आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को भी अपनी योजना अपने सीखने के तरीके के अनुसार करनी पड़ती है। जो सबसे मैंने अपने जीवन में जो महसूस किया है, जो सबसे अच्छा तरीका है एक शिक्षक के लिए भी और एक बच्चा के लिए भी, वह है कि अधिगम हो रहा है या नहीं, इसको जानने की कोशिश हम कैसे करेंगे। इसको यह तभी हो रहा है, आज पूरी दुनिया में अधिगम, प्रमाण आधारित अधिगम की चर्चा होती है। यानी यदि बच्चा सीख रहा है तो उसका प्रमाण क्या है, और यह प्रमाण सिर्फ टेस्ट के माध्यम से नहीं पता चलता।
यह प्रमाण पता चलता है बच्चों के दूसरे प्रमाण से। दूसरे प्रमाण का अर्थ यहाँ यह है कि बच्चों की पहले की कॉपी हो, बच्चों के द्वारा पहले का बना हुआ कोई मॉडल हो, बच्चों के द्वारा पहले का लिखा हुआ कोई पन्ना हो, पेज हो, कोई पत्र हो, कोई ऐसे हो, गाए हुए पहले के गीत हो, बच्चों के द्वारा खेला हुआ पहले का खेल हो, बच्चों के द्वारा बोला हुआ कोई पहले का स्पीच हो और बच्चों के द्वारा बोला हुआ बाद का स्पीच हो। हर बच्चे के बारे में जब हम इन चीज़ों को एकत्रित करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं नोट करना, डायरी में इसको लिखना शुरू करते हैं, तो यह एक प्रमाण के रूप में हमारे सामने आता है। इसी को हम डायरी राइटिंग कह सकते हैं, इसी को हम रिकॉर्ड मेंटेन करना कह सकते हैं और इसी को हम पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे क्रमिक रूप से पहले बच्चों की लिखावट कैसी थी और बाद में बच्चों की लिखावट कैसी हुई। इसलिए चुनिंदा बच्चों के व्यक्तिगत गुणों में जिस तरह के विकास होते गए हैं क्रमिक रूप से और स्टेप वाइज समय समय पर उसमें कैसे एक देखने लायक परिवर्तन हुआ है, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, इसका एक एक उदाहरण जरूर रख लेना चाहिए और इस तरह से हम साबित करके बता सकते हैं कि बच्चों में सीखना हो रहा है। यह भी योजना के अंतर्गत आता है और प्लानिंग फॉर लर्निंग इसे हम कहेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं और हम प्रमाण के द्वारा जब अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेटाकॉग्निशन का रिव्यू हो, चाहे वो पोर्टफोलियो के द्वारा अपनी ही प्रगति का मूल्यांकन हो और चाहे हम डायरी मेंटेन, नोट टेकिंग, जो भी हम कहते हैं, हम डायरी में लिखें, नोट में लिखें, कॉपी में लिखें, हम लिखते जाते हैं अपने अनुभवों को और हम तुलना करते हैं अपनी पिछली बातों से, अपनी नई बातों का। और एक शिक्षक के रूप में भी हम जब यही करते हैं और छात्र के रूप में भी हम यही करते हैं तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव होता है। हम कमियों को दूर करने में सक्षम हो पाते हैं और जो हमारी अच्छाई है उसको हम दुनिया को प्रमाण के साथ बताने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम ऐसी योजना बनाते हैं तो यह अधिगम की योजना के तहत यह सारी बातें आती हैं। इसी तरह से हम अधिगम की योजना एक शिक्षक के रूप में यूनिट प्लानिंग, इकाई प्लानिंग, इकाई योजना और लेसन प्लान, पाठ योजना भी करते हैं। वह भी पूरे पाठ्यक्रम को जमीन पर उतारने के लिए, कक्षा में उतारने के लिए उस तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें शिक्षक कक्षा के विषय के उद्देश्य के हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को, रणनीति को, पढ़ाने के तरीके को, अप्रोच को, मेथड को, पढ़ाने की विधि को, वार्तालाप के तरीके को, गतिविधि को, प्रश्न के प्रकार को, मूल्यांकन के प्रकार को, सब कुछ को उसी के अनुरूप ढाल करके और वो काम करते हैं और अंत में उद्देश्यों की प्राप्त करते हैं। इस तरह से अधिगम की योजना बना करके जब अधिगम होता है, योजना के द्वारा अधिगम होता है, तो वह उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहायक होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज यह पाठ हम यहाँ पर यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।